हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। द PYQ आप देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो करंट आई दृष्टि एक मासिक मंथली मैगजीन निकलती है, मंथली मैगजीन का 2 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हमने मणिपुर में जो कर्फ्यू वो लगा था, प्रेसिडेंट रूल, वो देखा है और उसके पहले के भी हायर एजुकेशन में कितना स्पेंडिंग है, ये सारी न्यूज़ हम लोग देख चुके हैं। आज जो हम लोग को देखना है वो 9वीं एनिवर्सरी मनाई गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो यहाँ से हम लोग को देखना स्टार्ट करना है। आपको बता देना चाहता हूं कि RO का पेपर 27 जुलाई को प्रस्तावित है। जितने भी ऐसे लोग इसको देख रहे हैं जिसको कि नहीं पता है कि पेपर प्रस्तावित है, उनके बच्चों का या उनके रिलेटिव्स का, वो जान जाए कि 27 जुलाई को RO का पेपर प्रस्तावित है, जिसमें कम से कम मई महीने तक की न्यूज़ आनी चाहिए, कम से कम। ठीक है, तो ये जो मैगजीन हम लोग कर रहे हैं ये मई मंथ की कर रहे हैं, जिसमें शायद अप्रैल तक का डेटा दिया हो या फर्स्ट वीक ऑफ मई तक का डेटा दिया हो। उसके साथ साथ हम लोग घटनासार भी लाने वाले हैं। घटनासार पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से कुमुलेटिव एक साथ लेकर के आएंगे, 7 8 10 लेक्चर जो भी लगेंगे उसमें। एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पर वो कोई मर्डर केस, मिस्ट्री और इस तरह की चीज़ें तो देता नहीं हूँ, इसलिए लोगों को बोर फील होता है कि लोग बोर्डम फील करते हैं कि भाई ये क्या आ रहा है। तो मैं आपको एक बार बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इंस्टेंट एनर्जी या इंस्टेंट हैप्पीनेस वाला कोई कंसेप्ट यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, 1 मिनट में पतले नहीं हो पाओगे, 2 मिनट में एग्जाम नहीं निकल पाएगा। आपको एक लिमिटेड टाइम जो कि देना है, जैसे 3,000 से 5,000 के बीच में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, 6 घंटे के हिसाब से कम 6 महीने की तैयारी होनी चाहिए। तो इस तरह का रेगरस काम होता है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालना। अगर आप उनमें से हैं तो शायद आप इस वीडियो पे स्टे कर सकते हैं, अगर आप उनमें से नहीं हैं तो आपको बोर्डम फील होगा। आप नई बुक्स ला करके घर में सजा सकते हो बट पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो जितने लोग पढ़ने वाले हैं उतने लोगों को मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ और वीडियो स्टार्ट हो रहा है, इंजॉय करिए। जैसे जैसे हम लोग पढ़ने लगेंगे कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा। तो 9वीं एनिवर्सरी मनी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। ठीक है, तो 9वीं एनिवर्सरी बनी है तो समझ में आ रहा है कि 9 साल अगर पीछे जाएंगे तो कुछ 2016 की बात है जब फसल बीमा योजना लॉन्च हुई है। कंटेक्स्ट क्या है अभी का, तो देखिए इंग्लिश में सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन सब कुछ हिंदी में इतना आराम से बताऊंगा कि सब समझ में आएगा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको PMFBY लिखते हैं, इसने अपना 9 साल का एनिवर्सरी मनाया। ठीक है, और फरवरी 18 2025 में। तो ये डे जो है एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट की तरह से माना जा रहा है। एम्पावर करता था ये इंडियन फार्मर्स को, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, यानी कि पहला तो उनको सशक्तिकरण कर रहा है जो भी भारत के किसान हैं उनके साथ, और विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी कि कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से सुरक्षा भी प्रदान करता है फसल बीमा योजना। अगेंस्ट क्रॉप लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, यानी कि अगर किसी नेचुरल कारण से, अगर प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर फसल नष्ट हो जाती है तो फसल का ही बीमा है, यही योजना है। ठीक है, तो फसल अगर नष्ट हो गई तो इनको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि उनका लॉस हो जाएगा। लॉन्च हुई थी 2016 में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। ये स्कीम प्रोवाइड करती थी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज, यानी कि विस्तृत रूप से एक इंश्योरेंस कवरेज जो है प्रदान करती थी, बीमा प्रदान करती थी, जो इंश्योर करता था इनकम स्टेबिलिटी को, यानी कि जो आमदनी है उसकी स्थिरता को कम से कम ये इंश्योर करता था, पक्का करता था। क्यों? क्योंकि अगर फसल नष्ट हो गई फिर भी पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो फसल हुई तो भी पैसे हैं बेच के, नहीं हुई तो भी पैसे हैं बीमा के माध्यम से। और प्रमोट करता था इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को, नई नई नवाचार तकनीकें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, उसको इनोवेट करता था। गवर्नमेंट कमिटमेंट टू PMFBY, अब सरकार का क्या प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के, तो रिकॉग्नाइज करते हैं सक्सेस इसकी, क्या क्या इसमें सफलता मिली और पोटेंशियल ऑफ इसका। द यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया इसको, इट्स कंटिन्यूएशन टिल 2015-16। तो जिस हिसाब से इसकी सक्सेस है उसको देखते हुए 2025-26 तक इसको कंटिन्यू किया गया है। हो सकता है पहले इसको 23-24 तक ब्रेक करते हो, लेकिन अभी जो है 25-26 तक इसको कंटिन्यू करेंगे, ऐसा जनवरी 2025 में बताया गया है। गवर्नमेंट ने इसके लिए बजट भी एलोकेट किया है। कितना किया है? तो 69,515.71 करोड़। एग्जैक्ट डेटा याद कर लीजिए कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए हैं फसल बीमा योजना के लिए। और रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसके अलावा RWBCIS भी किया है, यानी कि रीस्ट्रक्चर किया है जो भी मौसम पर आधारित फसल का इंश्योरेंस है उस स्कीम को। ठीक है, बेनिफिट क्या क्या है? अच्छा, रीस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या है कि मौसम पे आधारित बहुत सारा क्रॉप इंश्योरेंस आता है कि भाई मौसम ऐसा रहेगा, बाढ़ में डूबेगा तो भी हम देंगे, सूखा पड़ेगा तो भी हम देंगे,
ठीक है, किसी कारण से कुछ ऐसा हो गया कि बेमौसम में बरसात हो गई तो भी हम देंगे, समझ में आ रहा है। तो रिस्ट्रक्चर कर दिया है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस को। की बेनिफिट क्या क्या है कि देखिए, ये स्कीम जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस देती है, मोर अफोर्डेबल है, कॉम्प्रिहेंसिव है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। यानी कि एक तो तकनीक इसमें शामिल की गई है कि भाई ऐप के माध्यम से इसको देखा जा सकता होगा या उसका क्लेम सेटल किया जा सकता होगा। अफोर्डेबल है कि किसान जो है कम पैसे दे करके इसके बीमा को ले सकता है, 10 रुपये पर डे के दे करके एक सीजन का ले सकता है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि पूरी तरह से एक विस्तृत योजना है, ठीक। बीइंग मिलियंस ऑफ फार्मर्स अक्रॉस इंडिया, तो बेनिफिटिंग यानी कि इससे जो है बहुत सारे मिलियंस ऑफ फार्मर, मतलब 10 लाख या लाखों कह लीजिए, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। अफोर्डेबल प्रीमियम स्ट्रक्चर है। अब देख लेते हैं कैसा प्रीमियम स्ट्रक्चर है, ये तो मुझे पता नहीं था। अब उसकी बात आती है कि प्रीमियम स्ट्रक्चर कैसा है, कितने पैसे दे के आपको ये बीमा मिलेगा। तो खरीफ के फूड के लिए और ऑयलसीड क्रॉप के लिए, यानी कि तिलहन के लिए और खरीफ की फसलों के लिए 2% प्रीमियम पेबल बाय फार्मर्स, तो 2% जो है प्रीमियम पे करना होगा, ठीक। रबी की फूड के लिए 1.5% प्रीमियम पे करना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%। और कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर के लिए, यानी कि बागवानी वाली या कोई भी विपणन सामग्री युक्त, अर्थात कमर्शियल अगर कोई फसल आप बो रहे हो, ठीक है, जैसे औषधि वाली कोई बो दी है जिसका कमर्शियल यूज़ करना है, तो उसके लिए 5% जो है प्रीमियम पे करना होगा फार्मर्स को। गवर्नमेंट सब्सिडी क्या है? इंश्योर मिनिमल फाइनेंशियल बर्डन ऑन फार्मर्स, गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिल रही है, जिससे कि ये इंश्योर हो रहा है, ये पक्का हो रहा है कि जो भी बर्डन है, जो भार है, वो बहुत ज़्यादा फार्मर्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कवरेज की बात करता है, तो ये व्यापक जोखिम कवरेज करती है। क्या करती है एग्जैक्टली देख लेते हैं कि पहला तो PMFBY यानी कि फसल बीमा योजना प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कि वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। किसके अगेंस्ट? मल्टीपल रिस्क है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा आती है जिसमें सूखा है, फ्लड है, यानी कि बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गया, अनसीजनल रेनफॉल हो गया, जैसा मैंने बताया था। पेस्ट एंड डिजीजेस के खिलाफ की प्रोटेक्शन देती है। लार्ज स्केल क्रॉप डैमेज की, अगर बड़े स्तर पर जो फसल है वो बर्बाद होती है तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देती है। अगला है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, की अगर आपने फसल को काट लिया, फसल पश्चात कोई हानि हो रही है, जैसे फसल हो चुकी है आपकी, ओलावृष्टि हो गई, भूस्खलन हो गया, कोई स्थानीय जोखिम हो गया, ठीक है ना, इसके लिए भी आपको लोकल रिस्क हो कोई हुआ, ठीक है ना, कि आग लग गई, तो उसके लिए भी आपको कवरेज देगी। टाइमली क्लेम सेटलमेंट जो अगला काम करती है वो टाइमली क्लेम सेटलमेंट का है कि समय से जो क्लेम है उसको सेटल कर देती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है 2 साल का, 3 साल का, समय के अंदर 2 महीने के अंदर जो है क्लेम को सेटलमेंट कर देगी। जो भी हार्वेस्टिंग का टाइम है उसके 2 महीने के अंदर, यानी कि फसल बोने के 2 महीने के अंदर, खराब होने के 2 महीने के अंदर। प्रिवेंटिंग फार्मर्स फ्रॉम फॉलिंग इनटू डेट ट्रैप्स, तो इससे आप ऋण जाल में या डेट ट्रैप्स में नहीं फंसेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंश्योर करती है कि जैसे जब उसको तकनीक के साथ मिला देते हैं तो ये चीज़ क्या इंश्योर करता है, पक्का करता है कि एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप लॉसेस, कि एक्चुअली कितना क्रॉप लॉस हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब फार्मर कह दे कि 10 लाख का लॉस हो गया, ठीक, और ये भी नहीं है कि कंपनी कह दे कि नहीं 50,000 का लॉस हुआ है। अगर 2 लाख का हुआ है तो हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ड्रोन से उसका सर्वे करा लेंगे कि कितना एरिया है, क्या प्रोडक्टिविटी है इस एरिया की, ठीक है ना, किसी और खेत में, कि देख लेंगे कि हाँ प्रोडक्टिविटी इस प्रकार है इस क्षेत्र की, हर साल का डेटा, फिर उस डेटा से फास्टर डिसबर्सल ऑफ क्लेम, यानी कि जो क्षतिपूर्ति की प्रोसेस है वो बहुत तेज है, डिसबर्सल बहुत तेज है। फिर कहता है कि क्या क्या रिस्क कवर होते हैं, तो PMFBY यानी कि फसल बीमा योजना वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप लॉसेस को कवर करती है। यील्ड लॉस अगर हो रहा है, यानी कि खड़ी क्रॉप है, स्टैंडिंग क्रॉप है, तो उसमें अगर अनअवॉइडेबल नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कि जैसे ओला पड़ गए, बड़े बड़े पत्थर पड़ गए, ठीक है ना, फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, पेस्ट या डिजीज आ गई अचानक से, तो उसको कवर कर देगी। सोइंग एंड प्लांटिंग रिस्क, जैसे अगर आप बो रहे हो तो वहाँ पे भी जो रिस्क है उसको भी कवर करेगी, ठीक है। एडवर्स वेदर कंडीशन हो गई कि बो ही नहीं पाए, इतना पानी भर गया, प्रिवेंट फार्मर्स फ्रॉम सोइंग क्रॉप्स, नहीं बोने दिया, इतना पानी भरा, दे रिसीव अप टू 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड, तो टोटल जितने का सम इंश्योर्ड किया, 2 लाख रुपए का किया है, तो कम से कम 50,000 रुपये, यानी कि उसका 25% मिल जाएगा आपको, ठीक है। या 1 लाख रुपए का किया है तो 25,000 मिल जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट में जो है कवर्स अप टू 14 डेज, की क्रॉप जो है कट एंड स्प्रेड की कंडीशन में, कि अगर काट ली गई है तो भी 14 दिन का आपको वहाँ पर एक बफर मिलता है, कि इतने दिन तक, 14 दिन तक कवर है आपकी फसल, ठीक है। किसी भी
ऐसे सीजन से, लोकलाइज कैलेमिटीज़ को भी कवर करता है। स्ट्रेंथनिंग पीएमएफबीवाई फॉर द फ्यूचर, तो फसल बीमा योजना को भविष्य के लिए किस प्रकार से ताकत दे रहे हैं या स्ट्रेंथ कर रहे हैं। जब से लॉन्च हुआ है 2016 से, गवर्नमेंट ने सेवरल इंटरवेंशन किए हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कई बार प्रयास किए हैं कि इसको इम्प्रूव कर लिया जाए। इसकी ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो पारदर्शिता है उसको मेंटेन किया जाए, अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व तय किया जाए उन कंपनियों का जो कि इसकी बीमा कर रही हैं, और इफिशियंसी देखी जाए फसल बीमा योजना की, भाई जितने लोग लिए हैं वो इफिशियंटली वर्क करें उनके लिए, ठीक है। 2023-24 में द नंबर ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लैंड कवर्ड अंडर द स्कीम इज ऑल टाइम हाई। 23-24 में अभी तक का सर्वाधिक इसके अंदर जो है किसान और जमीन दोनों ही कवर की गई थी। द स्कीम हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द फार्मर एप्लीकेशन, तो किसानों से संबंधित अनुप्रयोग में, एप्लीकेशन में ये विश्व में सबसे बड़ी स्कीम है, ठीक है ना। तो ये भी एक पॉइंट पूछ सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज लार्जेस्ट लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ फार्मर्स, यानी कि किसानों के संबंध में कौन सी निम्नलिखित में से स्कीम ऐसी है जो सबसे बड़ी है। तो उसमें दे देगा फसल बीमा योजना, ठीक है, 4-5 और दे देगा विदेश की कोई योजना, ठीक है ना, अंबानी अडानी योजना, या मतलब वो तो भारत की ही हो गई, कोई बाहर का दे देगा ट्रंप मस्क योजना, ठीक है। तो आपको क्या जानना है कि भाई फसल बीमा योजना जो वो मैक्सिमम बड़ी है। सेवरल स्टेट वेव्ड ऑफ फार्मर्स शेयर ऑफ द प्रीमियम, बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने जितना प्रीमियम आता है किसी किसान के मत्थे, किसान के ऊपर, उसको वेव्ड ऑफ कर दिया, यानी कि उसको नहीं लेंगे वो। रिड्यूसिंग फाइनेंशियल बर्डन, जिससे भी 2 ही रुपया छोड़ रहे हैं लेकिन उससे क्या हो रहा है कि किसान का अपना सर का बर्डन कम हो रहा है। इंक्रीज्ड वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, इसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेशन ऑफ लॉन लोनी फार्मर इंडिकेटिंग ग्रोइंग ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द, कि जो लोग अभी तक पार्ट नहीं किए थे वो भी धीरे धीरे वॉलंटरली यानी कि ऐच्छिक रूप से उसमें शामिल हो रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अचीवमेंट क्या क्या है। तो टोटल क्लेम कितना सेटल हुआ है, तो 1,75,276 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1,75,276 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल हुआ है। 25% ग्रोथ हुई है फार्मर्स की इनरोलमेंट नंबर्स में, यानी कि 2022-23 की तुलना में 25% लोग बढ़ गए हैं। अगर 2022-23 में 100 लोग इसमें शामिल थे तो 2023-24 में 125 लोग इसमें शामिल हो गए हैं। टोटल सम इंश्योर्ड कितने करोड़ का है, तो 17,29,395 करोड़ रुपए का, 17,29,395 का सम इंश्योर्ड है। सम इंश्योर्ड क्या होता है, जैसे आपने कोई बीमा लिया तो मान लीजिए 5 लाख का बीमा लिया, ठीक है, तो सम इंश्योर्ड क्या है 5 लाख रुपए, ठीक। लेकिन पता चला कि आपकी जो क्रॉप बर्बाद हुई वो 1 ही लाख की बर्बाद हुई, या हेल्थ इंश्योरेंस लिया आपने 5 लाख का, लेकिन आपको जो चोट लगी तो उसमें 50,000 में काम चल गया, तो जब आपका क्लेम सेटलमेंट होगा तो 50,000 का होगा। समझ में आ रहा है कि जो बीमा होता है वो बड़ा होता है लेकिन क्लेम सेटलमेंट छोटा होता है। तो 17,29,000 करोड़ रुपए का टोटल जो है बीमा की राशि है, यानी कि सम इंश्योर्ड है। टोटल 23.22 करोड़ फार्मर एप्लीकेंट्स रिसीव क्लेम अंडर पीएमएफवाई, जब से लॉन्च हुआ है तब से 23.22 करोड़ फार्मर जो है वो इसमें अपना क्लेम सेटल करवा चुके हैं। नॉन लोनी फार्मर्स जो है वो 55% टोटल कवरेज के कवर किए गए हैं, और 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ये इंप्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि कितने राज्यों में इंप्लीमेंट हुई है, यूनियन टेरिटरीज में यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में, तो 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमएफबीवाई अभी तक लॉन्च हो चुकी है। रिसेंट रिफॉर्म क्या कर रहे हैं कि पीएमएफबीवाई 2.0 आ रहा है, 2000 रीस्ट्रक्चर कर दिए हैं 2020-21 वाले की गाइडलाइन को। पहला तो वॉलंटरली इनरोलमेंट कर रहे हैं। स्टेट की फ्लेक्सिबिलिटी है कि स्टेट इसको कस्टमाइज़ कर सकता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट को अपना रीजनल एग्रीकल्चर नीड के हिसाब से, ठीक है। फिर कहता है कि क्लाइमेट रेजिलियंस पॉलिसी इसमें लेके आए हैं कि नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ये लेकर के एक आया है नया, ठीक है। फिर उसके बाद RWBCIC जो मैंने आपको बताया था, BCIS रीस्ट्रक्चर्ड कर दिए हैं वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को, ठीक है। डिफरेंस फ्रॉम PMFBY, तो जो आपका रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस है उस कैलकुलेट करता है क्लेम बेस्ड वेदर पैरामीटर रादर देन एक्चुअल लीड लॉस। जो एक्चुअल लीड लॉस है उसकी जगह पर जो एक्चुअली लॉस हुआ है वेदर बेस उस पर कैलकुलेशन करता है, ठीक है। अगला जो हम लोग को देखना है, तो यहां तक आपको फसल बीमा योजना समझ में आई होगी। अगर किसी भी मेरे दोस्त को, मेरे मित्र को नहीं समझ में आया तो बस 4 मिनट पीछे करिए, 2x पर उसको लगाइए और फिर से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि जितना पॉइंट लिखा है मैंने सब कुछ बता दिया है। अब जो आपके दिमाग में बचेगा दोबारा सुनने के बाद वो होगा जो आपका होगा, ठीक है। पहली बार तो मैंने बताया तो वो मेरा है, लेकिन अब जो बचेगा वो आपका होगा, तो उसको जरूर सुनिए, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ेंगे काशी तमिल संगमम 3.0, यानी कि तीसरा संस्करण जो है वो आपके फरवरी के महीने में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो देखते हैं कि क्या हुआ है। तो रिसेंट कंटेक्स्ट क्या है, मतलब अभी की बात क्या चल रही है। अभी की बात दोस्तों ये चल रही है कि काशी तमिल संगमम नाम है इसका, और तीसरा जो इसका संस्करण है काशी संगमम, तीसरा संस्करण इसका फरवरी 15 से 24 तक चला है। डेट बिल्कुल याद रख लीजिए। वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये प्रेस्टिजियस कल्चरल फेस्टिवल है, यानी कि एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक त्यौहार है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है। सबसे पहले तो याद रहिए रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रही है, कल्चरल मिनिस्ट्री तो कर ही रही है, बहुत सारी मिनिस्ट्री का कोलेबोरेशन है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को टॉप पे रखा गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रही है, किसके किसके साथ कोलैबोरेट करके, यानी किसके साथ मिल करके कर रही है। तो बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ये एम क्या करता है, रीअफर्म द डीप रूटेड सिविलाइजेशन टाइज बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी, की रीअफर्म करता है, यानी कि पुराने समय से ही काशी और तमिलनाडु को लेकर के बहुत ही गहरे रिश्ते हैं, उनको फिर से जो है, चाहे लिटरेचर को लेकर के, चाहे ज्ञान को लेकर के, चाहे वहाँ की संस्कृतियों को लेकर के, उस डीप रूट को, जो पुराने नाते हैं, उसको फिर से नया रूप देने की कोशिश करता है, रीअफर्म कर रहा है। ये इवेंट क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो एक यूनिक प्लेटफॉर्म देता है स्कॉलर्स के लिए, यानी कि जो भी बुद्धिजीवी हैं, छात्र हैं, उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आर्टिसंस के लिए, जो भी किसी हाथ वाले हथकरघा उद्योग में जुड़े हैं उनके लिए, फिलोसफर्स के लिए यानी कि दार्शनिकों के लिए, और आर्टिस्ट के लिए यानी कि जो भी कला क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए। तो याद रखिएगा, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, आर्टिसंस, फिलोसोफर और आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा एक यूनिक या अद्भुत प्लेटफॉर्म है, जो कि बोथ रीजन्स टू इंगेज इन मीनिंगफुल इंटरेक्शन, शेयरिंग देयर नॉलेज, कल्चर एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये क्या करता है, दोनों ही स्थानों के लोगों को इंगेज कर रहा है कि वो लोग अपनी नॉलेज शेयर करें, अपना कल्चर शेयर करें, और बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो अपना सबसे बढ़िया अभ्यास है, उसको भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर दिखाएं। ये इनिशिएटिव अलाइन करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के साथ, जो कि एम्फेसाइज करती है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विद मॉडर्न एजुकेशन। तो एनईपी 2020 जो है ये एम्फेसाइज करती है, ये फोकस करती है किस चीज़ पे, कि आप जो है भारतीय जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, उसका समागम करिए आपस में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ। ठीक है, तो मतलब मॉडर्न के साथ जो पास्ट ज्ञान है उसको मिला करके एक प्लेटफॉर्म पर रखिए, एनईपी ये कहती है, और एनईपी के अकॉर्डेंस में ही ये हो रहा है। की फोकस क्या क्या है, ये कहता है कि इवेंट इंस्पायर द यूथ, जो भी यहाँ के युवा हैं उनको इंस्पायर करता है, और डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इनकी जो समझ है उसको और गहरा करता है इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को लेकर के। की हाईलाइट क्या है केटीएस के, बहुत सारी इन्हांसमेंट हुई है, उसके बाद जो है केटीएस हमारा काशी तमिल संगमम 3.0 जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया है, यानी कि महत्वपूर्ण हो चुका है। अलाउ करता है अटेंडीज़ को इमर्स दमसेल्फ, इसमें डूब जाएं और इंडिया के रिच स्पिरिचुअल और रिलीजियस हेरिटेज का मजा लें। ठीक है, एडिशनली ये साल जो है ईयर का जो इवेंट है वो देखेगा 200 तमिल ओरिजिन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को, जो कि अनेक सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालयों से आए होंगे। इनकी इन्वॉल्वमेंट का लक्ष्य है कि स्ट्रेंथ करेंगे हम लोग फिर से बॉन्ड को तमिलनाडु और काशी के बीच का, और इनकरेज करेंगे यूथ की पार्टिसिपेशन की, यानी कि जो भी यंग बच्चे उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करेंगे। सेंट्रल थीम क्या है केटीएस 3.0 की, तो जो केंद्रीय थीम है इसकी, ठीक है, वो काशी तमिल संगमम 3.0 की, वो घूमती रहती है अगस्त्यार के कंट्रीब्यूशन के आसपास में। ठीक है ना, अगस्त्य एक ऋषि थे, ठीक है ना, तो उन्हीं के कंट्रीब्यूशन के आसपास में ये जो है पूरी थीम घूमती है। याद रखेंगे किसकी सेंट्रल थीम क्या है, अगस्त, सेज अगस्त्यार, ठीक है ना, यानी कि जो साधु अगस्त्यार है उनके कंट्रीब्यूशन के रूप में के आसपास जो है पूरा थीम घूमता है। इंडिया के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज के व्यक्ति हैं ये। सेज अगस्त्यार को फादर ऑफ सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, भारतीय चिकित्सा के जो है जनक, एक तरह से सेज अगस्त्यार को कह सकते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट ग्रामरेरियंस ऑफ तमिल लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज के पहले एक ग्रामर को ठीक करने वाले व्यक्ति हैं, वैयाकरण है। ठीक है ना, तो जो साधु अगस्त्य है वो सिद्धा मेडिसिन के जनक है, पहला तो ये कहता है। दूसरा क्या कहता है, प्रथम
तमिल वैयाकरण या व्याकरणविद व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसमें, तो अगला है कि इनकी जो लिगेसी है वो इंडिया के बाहर भी जाती है, जैसे इन्होंने जावा और सुमात्रा में इंडियन कल्चर को फैलाया, तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पर आता है। ठीक है, अ डेडिकेटेड एग्जीबिशन इन काशी विल हाईलाइट द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ, तो ठीक है, एक डेडिकेशन एग्जीबिशन लगा हुआ है, एक डेडिकेटेड यानी कि इनको समर्पित एक अलग से प्रदर्शनी टाइप की लगी है जो कि इनके लाइफ, जीवन और काम को दिखाती है। सेज अगस्त्यार के सिद्धा मेडिसिन ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस है, क्लासिकल तमिल लिटरेचर में इन्होंने काम किया, फिलॉसफी, साइंस, पॉलिटी, इन सारे सेक्टर में काम किया और आर्ट और कल्चरल यूनिटी में भी काम किया है। काशी तमिल संगमम की बात की जाए तो इन्विज़न किया गया था, इसका जो विज़न है वो देखा गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, यानी कि एक तरह का अपने आप में अनूठा सा इनिशिएटिव है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि ऐसा इनिशिएटिव है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। द इवेंट एम्स टू सेलिब्रेट द डीप रूटेड लिटरेरी, स्पिरिचुअल, आर्टिस्टिक कनेक्शन बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी, यानी कि ये जो इवेंट है, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें हो रही है कि लिटरली हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, आर्टिस्टिक कनेक्शन, ये सारी चीज़ें खोजी जा रही हैं तमिलनाडु और काशी के बीच में, इसी कारण ये सब आ रहा है। ऑब्जेक्टिव मैंने बताया ही कि सिविलाइजेशन लिंक को जोड़ा जा रहा है, कि जो भी सभ्यता था दोनों जगह के बीच में या दोनों सभ्यताएं जो थी उनको जोड़ा जा रहा है, हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक और स्पिरिचुअल टाइज को भी जोड़ा जा रहा है, सांस्कृतिक जो बंधन है उनको भी जोड़ा जा रहा है तमिलनाडु और काशी के बीच में। एकेडमिक एक्सचेंज भी किया जा रहा है कि जो भी वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, जो भी शिक्षा है, एकेडमिक्स है, उनको भी नॉलेज शेयरिंग के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से इनकरेज किया जा रहा है। फिर कल्चरल अप्रोच में क्राफ्ट फॉर्म, कुजीन, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, ये सारी चीज़ों की भी शेयरिंग हो रही है। कुजीन मतलब होता है खाने से संबंधित चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर इन्हांस की जा रही है म्यूचुअल कनेक्शन या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। यूथ की इंगेजमेंट की जा रही है कि सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो भी यूथ है वो दोनों ही स्थानों के, चाहे काशी के हो गए या फिर तमिलनाडु के, उन लोग एजुकेशनल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को समझें। एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो KTS 1 2022 में ग्रैंड बिगिनिंग के नाम से है, द ग्रैंड बिगिनिंग। वो काशी तमिल संगमम KTS 1.0 जो था वो नवंबर 16 से दिसंबर 16 2022 में हुआ। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच था इसमें, 2500 लोगों से ज़्यादा लोग तमिलनाडु से आए, 12 डिफरेंट सेक्टर से। ठीक है, 8 दिन का टोटल चला ये, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, इन सारी जगहों पर एक्सपीरियंस लिए ये लोग। फिर आता है KTS 2.0 2023 में हुआ, जिसका नाम था स्ट्रेंथनिंग कल्चरल इंटेलेक्चुअल बॉन्ड्स। ये पहले जो एडिशन था, पहला एडिशन जो हुआ था, उसके सक्सेस के बाद ये चीज़ आई, दिसंबर 17 से लेकर के दिसंबर 30 तक चली, नमो घाट पर वाराणसी में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इवेंट को इनॉग्रेट किया दिसंबर 17 को, और फिर एक ग्राउंड ब्रेकिंग रियल टाइम ऐप बेस्ड तमिल ट्रांसलेशन किया गया। जो भी वो स्पीच दे रहे थे उसको तुरंत ही ट्रांसलेट, मतलब रियल टाइम उसी समय में ट्रांसलेट किया जा रहा था तमिलनाडु के लोगों के लिए, तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, और ये एक जो स्टेप है वो इवेंट को इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाया। तो आपको समझ में आ चुका है कि काशी तमिल संगमम जो कि फरवरी के महीने में हुआ है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें हुई हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मैंने हिस्ट्री और बैकग्राउंड भी बता दिया कि काशी तमिल संगमम में एक विज़न था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि 2 प्राचीन सभ्यता और शहर जो है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के आर्टिसंस को, वहाँ के आर्टिस्ट्स को, वहाँ के फिलोसोफर्स को जोड़ा जाए, उनकी नॉलेज शेयरिंग की जाए और यूथ को इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के साथ रखा जाए। ठीक है, अगला जो हम लोग का है, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द PYQ में, और हम लोग देख रहे हैं करंट दृष्टि, जो कि बुक आती है मंथली घटना चक्र पब्लिकेशन की तरफ से, उसी का अप्रैल महीने का देख रहे हैं। और इसमें जो न्यूज़ है आज की वो हम लोग कवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन NMC's डिस्क्रिमिनेटरी डिसेबिलिटी नॉर्म्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने NMC जिसको बोलते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, उसने कुछ डिसेबिलिटी नॉर्म्स के लिए, अर्थात विकलांगता के लिए कुछ एक ऐसा नॉर्म्स लेकर के आई थी जिससे कि कुछ विभेद हो रहा था, उसको जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया, यानी कि उसको एक तरह से रद्द कर दिया है। तो एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि देखने लायक है। अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बहुत आसान है, केवल इंग्लिश में टेक्स्ट लिखा हुआ है, सारी चीज़ें मैं हिंदी में आपको बड़े आराम से एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ, और आपको थरोली मुझे लगता है कि तैयार हो जाएंगी चीज़ें अगर आप मंथली इस तरह की चीज़ें देखते हैं। हमारा टारगेट क्या है, तो 27 जुलाई का अभी टारगेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिसमें 10 से 12 वर्ष के जो भी RO ARO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं।
उसके साथ में कोशिश है कि घटनासार की जो अप्रैल तक की बुक है उसको करेंगे, और अप्रैल मई के जो करंट अफेयर्स है उसको करंट दृष्टि आई मैगजीन से हम लोग कर लेंगे, यानी करंट दृष्टि की मंथली मैगजीन आ रही है उससे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो घटना चक्र पब्लिकेशन की आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट किस तरह से विवाद का रूप लेता है, और फिर उसमें बीच बचाव में आती है आपका सुप्रीम कोर्ट। चलिए देखिए है क्या कि एक लैंडमार्क जजमेंट आया है अनमोल बनाम भारत संघ का, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई है कि अनमोल बनाम भारत संघ का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, जिसमें कि हो क्या रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2025 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसको एनएमसी बोल रहे हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जारी एक दिशा निर्देश को अमान्य कर दिया है, यानी कि स्ट्राइक डाउन कर दिया है उसको। किसके लिए था ये? जिसमें एमबीबीएस उम्मीदवारों के लिए, यानी कि एमबीबीएस के लिए जो जा रहे हैं उसके जो एस्पायरेंट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनको दोनों हाथों में संवेदना और पर्याप्त ताकत होना अनिवार्य किया गया था, यानी कि आपके दोनों हाथ ठीक से चलने चाहिए, उसमें संवेदना होनी चाहिए, ऐसा और पर्याप्त ताकत होनी चाहिए, ऐसा जो है एक नॉर्म्स यहाँ पर किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अमान्य करार कर दिया है। इसे मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक माना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी, ये जो है ये डीमिंग इट आर्बिट्ररी, यानी कि मनमाना है, ये डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि भेदभावपूर्ण है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि असंवैधानिक है। इस तरह की चीज़ें जो एनएमसी ने दी है, ये क्या करता है, वायलेशन ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स की वायलेशन करता है, यानी कि जो भी कानून और संवैधानिक अधिदेश हैं उनका उल्लंघन मानता है इसको कोर्ट। द कोर्ट हेल्ड द एनएमसीज गाइडलाइन वायलेटेड, और कोर्ट ने एनएमसी की गाइडलाइंस को क्या किया है, वायलेट कर दिया है, रद्द कर दिया है, ठीक है, अमान्य कर दिया है। तो ये जो एनएमसी की गाइडलाइन थी वो किस किस चीज़ को वायलेट कर रही थी, किस किस चीज़ के अगेंस्ट में जा रही थी, ठीक है, किस किस चीज़ का उल्लंघन कर रही थी। तो पहला है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 2016 में। तो कोई भी पर्सन है उसका एक अधिकार है, ऐसा पर्सन जो डिसेबिलिटी रखा है, ठीक है, यानी कि विकलांग है, उसका भी कुछ अधिकार है। वो एक्ट आया था 2016 में। तो पहला तो इसको वायलेट कर रही है। दूसरा क्या वायलेट कर रही है, तो आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है। आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है दोस्तों, ये इंश्योर करता है राइट टू वर्क, अर्थात विकलांगता के मामले में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार सुनिश्चित करता है। तो वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ डिसेबलमेंट ये इंश्योर करता है आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्यों? क्योंकि ये चर्चा में है। दूसरा, यूएन का कन्वेंशन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यूएनसीआरपीडी जिसको बोलते हैं, अर्थात विकलांग और गैर व्यक्तियों के लिए समान अवसर और गैर भेदभाव को बढ़ाता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो 2-3 ये एक्ट थे। फिर फंक्शनल असेसमेंट होता है, यानी कि कार्यात्मक मूल्यांकन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज करता है, ये बात कहता है कि फंक्शनल कैपेबिलिटी नॉट फिजिकल फॉर्म शुड डिटरमाइन ए कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इस बात पर जोर देता है कि उम्मीदवार की जो योग्यता है उसका निर्धारण उसके शरीर की स्थिति के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि कार्यात्मक क्षमता के आधार पर होना चाहिए। अब डॉक्टर बनना है तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथ चलता रहे, भाई ठीक है, वो सर्जरी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन दवा हुआ तो लिख ही सकता है। तो ये क्या मतलब है कि उसका दोनों हाथ चलता रहे, तो दोनों हाथ से क्या सर खुजलाएगा? तो जो उसको कार्यात्मक कुशलता है वो तो उसके अंदर होनी चाहिए, बाकी शारीरिक आधार पर उसका डिसीजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आगे क्या कहता है कि इसने व्यापक अयोग्यता को खारिज कर दिया तथा व्यक्ति की वास्तविक कार्यक्षमता का मामला दर मामला मूल्यांकन करने की वकालत की। मींस इट रिजेक्ट्स ब्लैंकेट डिस्क्वालिफिकेशन, की जो व्यापक अयोग्यता थी वो खारिज कर दिया, और एडवोकेसी किया केस बाय केस इवेल्युएशन, यानी कि जो भी मामला दर मामला या केस बाय केस है उसके हिसाब से एक्चुअल फंक्शनलिटी एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल की देखी जाए। तो इसमें कई सारे ऐतिहासिक निर्णयों का संदर्भ भी लिया गया है, तो बस नाम बता दूंगा। ओमकार रामचंद्र गोंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का लिया गया है, ठीक है ना। ओम राठौर वर्सेस डीजी ऑफ हेल्थ सर्विसेज का लिया गया है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें हैं। आर्टिकल 41 क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ देखते हैं और फिर इसको ख़त्म करते हैं। आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, यानी कि कार्य करने का अधिकार। तो इसका अर्थ हुआ कि कुछ मामले में काम करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक हित मतलब सार्वजनिक सहायता
पाने का अधिकार होता है। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामले में और अन्य अवांछनीय अभाव के मामले में काम करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए ये प्रावधान प्रभावी करेगा। ठीक है, सेम वही चीज़ इंग्लिश में है कि द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द राइट टू वर्क। किसके किसके लिए? टू एजुकेशन के लिए एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला तो ये हो गया ओल्ड एज, दूसरा ये हो गया सिकनेस, तीसरा ये हो गया और डिसेबलमेंट। तो यहाँ पर डिसेबलमेंट वाला रेफरेंस आर्टिकल 41 से लिया जा रहा है। इन अदर केसेस ऑफ अंडर सर्व्ड वांट, यानी कि अन्य अधिकार को पाने के लिए प्रभावी करेगा। ठीक है, फिर वही चीज़ें दी हुई है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में फिर से दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि कवर्स अराउंड 2.2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है एनएसएसओ डेटा के अनुसार जितने डिसेबलमेंट है वो इतने हैं। की फीचर्स थोड़े से यहाँ पे दिए हुए हैं, तो टोटल मुद्दा आपको लगभग पता चल चुका है। राइट्स एंड इंटाइटलमेंट के बारे में पढ़ लीजिए। तो राइट्स एंड इंटाइटलमेंट क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, कि राइट्स एंड इंटाइटलमेंट इसमें क्या है। तो पहला है कि आरक्षण दे रहा है, कितना दे रहा है ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, तो राइट्स एंड एंटाइटलमेंट में आरक्षण दे रहा है उच्च शिक्षा में 5% का, ठीक है, 4% का सरकारी नौकरियों में और 5% का भूमि आवंटन में विकलांगताओं के लिए देता है। फ्री इंक्लूसिव एजुकेशन देता है, यानी कि निःशुल्क समावेशी शिक्षा दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 18 वर्ष के बच्चों को दे रहा है। और पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सुलभ बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर जोर है, मतलब एम्फसाइज ऑन एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू प्रमोट फुल पार्टिसिपेशन। अगला रूल 15 के बारे में बता रहा है कि एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड, यानी कि पहुंच मानक को लेकर के है कि खेल इत्यादि सारे सेक्टर में इनकी एंट्री जरूरी है। ठीक है, तो आपको मेन मुद्दा याद रखना है। मेन मुद्दा क्या था कि एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो डिसेबिलिटी नॉर्म्स के लिए एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस लाया था। क्या लाया था कि जो दोनों हाथ है इंटैक्ट विद सेंसेशन एंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ होना चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया और कुछ केसेस के वहाँ पर रेफरेंस लिए हैं। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टाइम यूज सर्वे। ठीक है, तो टाइम यूज सर्वे 2024 में आया था। इसमें ये दिखाता है कि किस तरह से जो है समय का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो जारी कौन किया है इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग को देखना नहीं है, बस की जो पॉइंट है की पॉइंट्स वो हम लोग केवल पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है कि द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो सांख्यिकी ऑफिस है एनएसओ, वो MOSPI अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की कार्यक्रम के संपादन, तो मैंने आपको बताया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है उसके तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने फरवरी 2025 में समय उपयोग सर्वेक्षण, जिसको TUS कह रहे हैं, टाइम यूटिलाइजेशन सर्वे, यूज सर्वे को दिया है। ठीक है, 2024 वाला वर्जन यहाँ आया है। 2019 के बाद से ये दोबारा ऐसा सर्वे जो है सामने आया है। इससे पहले एक बार हो चुका है, सेकंड सच नेशन वाइड सर्वे है, मतलब पूरे राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण दूसरी बार किया गया है। सर्वेक्षण में क्या दिखाया गया है, हाइलाइट्स क्या कहता है कि महिलाओं का रोजगार में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और पुरुषों द्वारा देखभाल में वृद्धि हुई है, यानी कि पुरुष अब ज़्यादा देखभाल, यानी कि कुल मिलाकर के घर रहने वाला काम ज़्यादा हुआ है, और महिलाएं जो है वो रोजगार में वृद्धि की हैं। अवकाश के समय में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। उसके साथ साथ इंक्रीज्ड लीजर टाइम, सिग्नलिंग इन्वॉल्विंग जेंडर रोल्स इन इंडिया, और साथ में भारत में लिंग भूमिकाओं में बदलाव का संकेत भी है। ठीक है, आगे कहता है कि ये कंडक्ट किया गया है कि कैसे इंडिविजुअल, यानी कि सिंगल आदमी 6 साल से और उसके ऊपर का अपना समय व्यतीत करता है 24 घंटे में। ठीक है, तो किस प्रकार कोई भी व्यक्ति जो कि 6 साल से बड़ा है अपना समय व्यतीत करता है, इसी बारे में ये जो है जो सर्वे आया है वो बताता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, यह भुगतान किए गए घरेलू कर्तव्यों, देखभाल, सीखने, अवकाश और देखभाल में दैनिक संलग्नता पर डेटा प्रदान करता है। चलिए, तो मेथोडोलॉजी क्या यूज़ हुई है टाइम टैकिंग के लिए, तो इसमें जो है 30 मिनट का स्लॉट बना रहे थे, और 30 मिनट के स्लॉट में गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया है। प्रत्येक गतिविधि 10 मिनट या उसके अधिक समय तक चलती है, तो अधिकतम 3 लोगों को 3 इस प्रकार, मतलब
कोई भी यदि प्रत्येक गतिविधि 10 मिनट या उससे अधिक समय तक चली तो अधिकतम 3 गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के 30 मिनट। पिछले दिन प्रातः 4 बजे से साक्षात्कार के दिन प्रातः 4 बजे तक, यानी कि 24 घंटे के लिए सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तो सब कुछ लिखा हुआ है कि 24 आवर्स स्टैंडिंग फ्रॉम 4 AM ऑफ द प्रीवियस डे टू 4 AM टू द इंटरव्यू डे, यानी कि 24 घंटा पिछले सुबह 4 बजे से आज सुबह 4 बजे तक का यहाँ पर डेटा लिया गया। डेटा कलेक्शन कैसे किया गया है, तो CAPI के माध्यम से, यानी कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त व्यक्तित्व साक्षात्कार CAPI के माध्यम से, कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से हुआ है। हाउस होल्ड सर्वे टोटल हुआ है 1,39,000, अर्बन में हुआ है 56,000। ठीक है। इंडिविजुअल्स जो 6+ हैं कितने शामिल हुए हैं, तो 4,54,000 लोगों के ऊपर ये परीक्षण किया गया है। कुछ की डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे पार्टिसिपेशन रेट, परसेंटेज ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी इन ए गिवन डे, कि कोई व्यक्ति है जिसको कोई काम दिया गया तो कितने लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उसको पार्टिसिपेशन रेट का नाम दिया गया है। ठीक है। एवरेज टाइम पर पार्टिसिपेंट की, प्रत्येक पार्टिसिपेंट पर व्यक्तिगत रूप से कितना समय दिया गया है, तो टाइम स्पेंड बाय दोज हु परफॉर्म द एक्टिविटी, मतलब जो लोग दिए हुए टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं वो कितना समय उस टास्क को व्यतीत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कह दिया गया कि आपको 1 से लेकर के 10,000 तक की गिनती लिखनी है, सपोज करिए, ठीक है ना, बस ऐसे मानने के लिए कह रहा हूँ, तो वो कितने समय तक उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है, क्या 100 तक लिख के छोड़ रहा है, 200 तक लिख के छोड़ रहा है, तो ये चीज़ रिकॉर्ड की गई है। फिर कह रहा है एवरेज टाइम पर पर्सन, यानी कि कोई इंडिविजुअल है अगर वो पार्टिसिपेट नहीं भी किया है तो किस तरह से जो है यहाँ पर खड़ा होकर के समय व्यतीत कर रहा है देखने में। ठीक है। मेजर फाइंडिंग्स क्या हुई है कि एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन की बात करें 15 से 59 साल के बीच में, कि जो व्यक्ति 15 साल का है या 59 साल का है जो पैसे कमा सकता है। ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन की बात करें तो मेल जो है 75% 2024 में, ठीक है, और फीमेल जो है 25% 2024 में इसमें एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन में भाग ले रही हैं, यानी कि रोजगार लेने में भाग लेती हैं। ये एक ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाता है, ठीक है ना, स्लो इंक्रीमेंट दिखाता है। फीमेल पार्टिसिपेशन इन पेड वर्क, यानी कि जहाँ पर पैसे मिल रहे हैं उस वर्क में महिलाओं का भागीदारी दिखाता है। अनपेड डोमेस्टिक वर्क की बात करें तो 305 मिनट जो है कोई भी फीमेल अपना व्यतीत करती है 15 से 59 वर्ष के बीच की, और वहीं मेल्स की बात करें तो मेल जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा व्यतीत करते हैं, नहीं रुकिए एक सेकंड, फीमेल जो है जो 15 साल से 59 साल के बीच की हैं वो 305 मिनट, यानी कि लगभग 5 छक्के 30, 5 घंटे घर में, एक सेकंड, 5 घंटे जो है वो घर में बिता रही हैं डोमेस्टिक सर्विसेज में 2024 में। डेटा चूँकि 2024 का ही है। ये 315 जो कि 2019 में था उससे थोड़ा कम है, यानी कि पहले 315 मिनट बिताती थी, ठीक है, अभी जो है 305 मिनट बिता रही हैं। ये एक स्लो ट्रांजिशन दिखा रहा है अनपेड टू पेड वर्क वोमेन के बीच में, यानी कि पहले जो है घर में काम कर रही हैं, अनपेड वर्क है, अभी थोड़ा ट्रांजिशन दिखा रहा है कि पिछले 3 साल में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है इस तरह का। केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, यानी कि देखभाल की बात करें, तो 41% फीमेल इंगेज करती हैं और 24% मेल जो है घर के कामों में इंगेज है। तो ये भी याद रखिए कि 41% फीमेल घर के कामों में इंगेज है केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और 21.4% मेल्स हैं। ठीक है। फीमेल रोज जो है 140 मिनट प्रतिदिन बिता रही है, और मेल्स जो है केयर गिविंग में दूसरे को क्या बोलेंगे देखभाल करने में 74 मिनट प्रतिडे बिता रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर एक पूरा डेटा दिया हुआ है। ये बुक आपको कहाँ मिलेगी, अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप क्या करिए कि घटना चक्र को व्हाट्सएप पर ज्वाइन करिए, ठीक है। वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा करंट अफेयर्स, करंट दृष्टि के नाम से ये मिलती है, ठीक है। ये मिल जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा ये भी है कि हमेशा रहती भी नहीं है, कभी आती है फिर गायब हो जाती है, ठीक। तो कोई ना कोई PDF मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो वीकली मिलेगा, तो जो आपको आसानी से मिले वो याद रखिए, और हर महीने की नहीं मिलेगी। तो अगर आप याद कर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो भी आपको ये PDF मिल जाएगी घटना चक्र के हिसाब पर। फिर आती है सेल्फ प्रोडक्शन एंड रूरल इकोनॉमी, यानी कि स्वतः उत्पादन कर रहे हैं किसी चीज़ का, या ग्रामीण इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है कि 24.6% रूरल पॉपुलेशन जो कि 15 से 59 वर्ष की है इंगेज करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में अपने यूज़ के लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए फसलों को बोए या सब्जी बोए जो इसका प्रयोग खुद कर रहे हैं। ये लोग 121 मिनट प्रतिदिन
यानी कि लगभग 2 घंटे अपने खेतों में या अपनी चीज़ों में व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके हाईलाइट करता है रूरल सेल्फ रिलायंस को, यानी कि किस तरह से गाँवों में लोग आत्मनिर्भर हैं, उस बात को ये बताता है। चिल्ड्रन और लर्निंग की बात करें तो 89.3% चिल्ड्रन जो कि 6 से 14 साल के बीच में हैं, ये लोग लर्निंग एक्टिविटी में हैं, शामिल हैं, यानी कि स्कूलों में जा कर के लगभग 89.3% लोग स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और लगभग 413 मिनट प्रतिदिन पढ़ाई में व्यतीत कर रहे हैं। लीजर और कल्चरल एक्टिविटी की बात करें तो 6+ वर्ष से ऊपर के लोग 11% अपना डेली टाइम जो है कल्चर, लीजर, मास मीडिया, स्पोर्ट्स इस सब में बिता रहे हैं, जो कि 9.9 की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, फिर बात आती है कि टाइम स्पेंड ऑन सेल्फ केयर पर टोटल जो है 708 मिनट प्रतिदिन एक व्यक्ति व्यतीत करता है, जिसमें 710 मिनट मेल्स सेल्फ केयर पर व्यतीत करते हैं और फीमेल्स जो है 706 मिनट व्यतीत करती हैं। ठीक है, तो अब ये किस तरह का सेल्फ केयर है वो तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने पर ही पता चलेगा। ठीक है, तो यही है टाइम यूज सर्वे, जिसमें आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं और मैंने कोशिश की लगभग कि आपको क्लैरिटी दे दी जाए। एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि टाइम यूज सर्वे 2024 प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंसाइट इनटू हाउ इंडियंस अलोकेट देयर टाइम अक्रॉस वर्क, होम, एजुकेशन एंड लीजर, कि किस तरह से भारतीय लोग अपना समय जो है वो लीजर में व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि खाली समय केवल सुख लेने में, आराम करने में व्यतीत कर रहे हैं, एजुकेशन में किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं, घर में किस तरह व्यतीत कर रहे हैं, वर्क में किस तरह व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और बताता है कि इट कैप्चर्स ग्रेजुअल प्रोग्रेस इन फीमेल वर्कफोर्स, कि महिलाओं का धीरे धीरे वर्कफोर्स में यानी कि कार्य क्षेत्र में किस तरह से ग्रेजुअल प्रोग्रेस हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, किस तरह से वो लर्निंग टाइम अमंग चिल्ड्रन, इंक्रीज्ड लर्निंग टाइम अमंग चिल्ड्रन, किस तरह से बच्चों का पढ़ाई में समय जो है वो बढ़ रहा है, एंड शिफ्ट्स इन डोमेस्टिक एंड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर डोमेस्टिक और केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी समय जो है जा रहा है, ये चीज़ शिफ्टिंग दिखा रही है यहाँ पर। ये सब हेल्प करती है शेप इंक्लूसिव एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, यानी कि पॉलिसी बनाने में इन सारी डेटा का प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन देखने वाले थे, तो एक ही दिन में सारा इंटरनेशनल रिलेशन देख लेंगे। अभी जो हम लोग की लेक्चर हुई है वो 23/10/33/8 41 मिनट को हुई है, तो देखिए, एंजॉय करिए ये 3 लेक्चर। ठीक है, चौथी लेक्चर का वेट करिए, चौथी लेक्चर जल्दी ही आएगी आपकी, जिसमें इंडिया यूएस रिलेशन और रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें 5-6 टॉपिक है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, और सब कुछ जल्दी से खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर लास्ट तक आपने लेक्चर देखा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसका आउटकम हमें भी मिले और आपको तो मिले ही मिले। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। धन्यवाद।